हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स में जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। अभी हम लोग क्लास 11 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में आधारिक संरचना एवं धारणीय आर्थिक विकास से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। पहला सवाल 1 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़िए। आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या है? आंसर उत्तर है ऐसे मूलभूत ढांचे और सुविधाएं जो किसी देश की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास की नींव होती है, उसे देश का आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए, ऐसा मूलभूत ढांचा और सुविधाएं जो किसी देश की आर्थिक यानी आय, रोजगार, बिजनेस, व्यापार और सामाजिक एवं औद्योगिक विकास की नींव होती है, विकास की मजबूती होती है देश के लिए, उससे देश का आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। ये वे सेवाएं और ढांचे हैं जो उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करते हैं। आगे पढ़िए एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा यानी एनर्जी, संचार यानी कम्युनिकेशन, जल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई, स्वच्छता, शिक्षा यानी एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं यानी हेल्थ सर्विस। ये सभी देश में आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक रूप से विकास करती है देश को, जिसको देश का आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। आगे पढ़िए सवाल नंबर 2। आधारिक संरचना के 2 प्रकार कौन से हैं? देखिए, आधारिक संरचना के 2 प्रकार होते हैं। पहला ए नंबर होगा आर्थिक आधारिक संरचना, जो देश में आय, रोजगार, बिजनेस, व्यापार के लिए जरूरी होता है, जैसे परिवहन, ऊर्जा, संचार आदि। दूसरा है बी नंबर सामाजिक आधारिक संरचना, जो देश में समाज सुधार, समाज के विकास के लिए जरूरी होता है, जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। आगे पढ़िए सवाल नंबर 3 को पढ़िए 3। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन हैं? इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? देखिए, परंपरागत स्रोत उसे कहेंगे जिसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में प्राचीन काल से यानी बहुत सालों पहले से ही परंपरागत रूप से प्रयोग होते आ रहा है, उसे परंपरागत स्रोत कहेंगे। ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा। देखिए, सूर्य के द्वारा हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, सोलर प्लेट को चार्ज करते हैं, सौर पैनल को लगाते हैं, तो सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ये कुछ सालों से चलते आ रहा है, प्राचीन काल से नहीं, परंपरागत रूप से नहीं। इसको ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कहेंगे, परंपरागत स्रोत नहीं कहेंगे। आगे है पवन ऊर्जा। पवन चक्की चलाते हैं, पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त करते हैं देश में, तो ये कुछ सालों से है, 15-20 सालों से चलते आ रहा है, पहले नहीं था, प्राचीन काल से परंपरागत रूप से नहीं था। ठीक है, ये भी होगा गैर परंपरागत स्रोत। आगे है बायोगैस यानी बायोमास। जीव जंतुओं के अपशिष्ट से हम लोग ऊर्जा उत्पादन करते हैं, मीथेन गैस उत्पादन करते हैं एनर्जी के रूप में। ये भी कुछ सालों से चल रहा है, प्राचीन काल से परंपरागत रूप से नहीं। लेकिन कोयला जो है, कोयला से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कोयला को जलाते हैं और ताप विद्युत यानी हीट करके, कोयला को जला करके बिजली उत्पादन किया जाता है। ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है, ठीक है, बहुत सालों से चलते आ रहा है। इसको ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहेंगे, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही, बहुत सालों पहले से ही ऊर्जा के रूप में प्रयोग होते आ रहा है। कोयला को जला करके बिजली उत्पादन किया जाता है, यानी ताप विद्युत। ठीक है, ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होगा कोयला। ऑप्शन डी होगा, डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 4 को पढ़िए 4। इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है? क्या बोला? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है। ऑप्शन पढ़िए। लकड़ी। लकड़ी का प्रयोग तो परंपरागत रूप से प्राचीन काल से हो रहा है, ये तो परंपरागत स्रोत है। कोयला, कोयला का प्रयोग भी परंपरागत रूप से चलते आ रहा है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल का भी प्रयोग प्राचीन काल से परंपरागत रूप से होता है। यानी लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। लेकिन ऑप्शन डी जो है सौर ऊर्जा, तो सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं हाल ही के दिनों से, कुछ सालों से। ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, परंपरागत स्रोत में नहीं आता है। ऑप्शन डी होगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 5। व्यापारिक ऊर्जा यानी वाणिज्यिक ऊर्जा का घटक है, स्रोत है। इसका मतलब क्या है? बोलता है
कि जिस ऊर्जा स्रोत से हम लोग व्यापार करते हैं, व्यापारिक यानी वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत मतलब जिससे व्यापार होता है, बिजनेस होता है, जिससे व्यापार करते हैं, ठीक है। तो कोयला, पेट्रोल, गैस एवं विद्युत, इनमें सभी का व्यापार होता है। कोयला से बिजली उत्पादन होता है, व्यापार होता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, प्राकृतिक गैस, सबका व्यापार होता है। गैस एवं विद्युत यानी बिजली, सभी ऊर्जा का व्यापारिक वाणिज्यिक स्रोत है, सभी का व्यापार होता है, सभी से बिजनेस व्यापार होता है। उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी होगा, डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 6। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी भारत में ऊर्जा जो निर्माण किया जाता है उसका प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए, भारत में ऊर्जा निर्माण जल के द्वारा भी होता है, ताप यानी कोयला के द्वारा भी होता है, कोयला को जला करके, हीट करके, और परमाणु ऊर्जा भी होता है। लेकिन बोलेगा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो होगा ताप या विद्युत यानी कोयला को जला करके। देखिए, भारत में कोयला अधिक है, तो कोयला को जला करके बिजली उत्पादन किया जाता है ताप द्वारा यानी हीट के द्वारा, उसको ताप या तो ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होगा कोयला के द्वारा ताप या विद्युत, ऑप्शन बी होगा, बी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 7। जो ऊर्जा गर्म पानी के झरने से प्राप्त होती है कहलाती है। देखिए, जहाँ का धरती गर्म होता है वहाँ गर्म पानी पाया जाता है, तो गर्म पानी के झरने से या तो गड्ढा से जहाँ गर्म पानी पाया जाता है वहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भू मने धरती और ताप मने गर्म। जब कहीं का धरती गर्म होगा और वहाँ पानी पाया जाएगा, झील है, तालाब है, गड्ढा है, तो वहाँ का गर्म पानी से, गर्म पानी के झरने से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा उसको भूतापीय ऊर्जा कहेंगे, ऑप्शन डी होगा, डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 8। 8 को पढ़िए। ऊर्जा एवं यातायात किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है। देखिए, ऊर्जा माने एनर्जी और यातायात मतलब परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, दोनों से देश में आय, रोजगार, बिजनेस, व्यापार होता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, देश की आर्थिक विकास के लिए ये आर्थिक आधारिक संरचना का अंग होगा, क्योंकि ये देश की आर्थिक विकास के लिए है, बिजनेस, आय, रोजगार, बिजनेस, व्यापार के लिए है, इसको आर्थिक आधारिक संरचना का अंग कहेंगे, ऑप्शन ए होगा, ए। आगे पढ़िए सवाल नंबर 9 पढ़िए। भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कोयला। भारत में अधिक ऊर्जा निर्माण होता है कोयला से, कोयला को जला करके हीटिंग द्वारा, जिसको बोलते हैं ताप या ऊष्मीय ऊर्जा, ताप या विद्युत, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ए। कोयला भारत में अधिक है, इसलिए भारत में ऊर्जा निर्माण का प्रमुख स्रोत है, बड़ा स्रोत है कोयला, ताप या विद्युत, ऑप्शन ए होगा, जिसको बोलते हैं थर्मल पावर, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक आधारिक संरचना का अंग है, यानी जिससे समाज सुधार होगा, समाज का विकास होगा, तो शिक्षा से होगा, स्वास्थ्य से होगा, आवास यानी घर से होगा, इनमें सभी होगा, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी होगा, सभी सामाजिक आधारिक संरचना का अंग है, सभी चीज समाज के विकास के लिए जरूरी है, ऑप्शन डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 11। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, मतलब जिसका प्रयोग कुछ सालों से हो रहा है, परंपरागत रूप से प्राचीन काल से बहुत सालों से नहीं हो रहा है, कुछ दिनों से, कुछ सालों से हो रहा है, उसको ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा, ये तो होगा, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा ये तो होगा, भूतापीय ऊर्जा भी होगा, बायोगैस, बायोमास भी होगा, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, ऑप्शन डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 12। ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोत हैं, इसका मतलब जिससे व्यापार नहीं होता है, जिससे बिजनेस नहीं होता है, जिसका व्यापार नहीं किया जाता है, उसको बोलेंगे ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोत, गैर व्यापारिक स्रोत। पढ़िए आगे, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन जलावन लकड़ी। देखिए, जलावन लकड़ी तो घरेलू कामों में प्रयोग होता है, घर में खाना बनाने में, जलाने में। आगे पशु का सूखा गोबर, ये भी घरेलू कार्य में होता है, जिससे बिजनेस व्यापार नहीं होता है। पुआल यानी भूसा, इसका भी घरेलू कार्यों में प्रयोग होता है, पशुओं के चारा के लिए या जलाने के लिए। ये सभी गैर वाणिज्यिक स्रोत हैं, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी होगा, डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 13 पढ़िए, 13 प्रकृति द्वारा पुनर्भरण संभव होता है, इसका मतलब लगातार किसका भरण होते रहता है, यानी नवीकरणीय स्रोत है, तो जल होगा, जल खत्म होता है, फिर वर्षा होता है, फिर जल आ जाता है, ठीक है। नदी, तालाब, समुद्र से जल का वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाता है आकाश, फिर बादल बनता है, फिर बादल बरसता है, फिर पानी आ जाता है, तो लगातार नवीकरणीय स्रोत है, पुनर्भरण होते रहता है, खत्म हुआ, फिर वर्षा हो गया, फिर आ गया, फिर वर्षा हुआ, फिर आ गया, इस तरह चलते रहता है, ठीक है।
तो पुनर्भरण संभव है जल का, ये लगातार आते आते रहता है। आंसर होगा सी, जल का होगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 14। भारत में खनिज तेल उत्पादन का क्षेत्र है गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, इनमें सभी होगा। भारत में खनिज तेल पाया जाता है गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, असम में, इनमें सभी। ऑप्शन डी होगा, डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 15। निम्न में से किसको गैर पुनर्नवीकरणीय संसाधन माना जा सकता है? क्या बोला? गैर पुनर्नवीकरणीय संसाधन मतलब जो नया नहीं बनता है, एक बार बन गया, उसका लगातार प्रयोग होगा तो वह एक दिन खत्म हो जाएगा, जो नया बार बार नहीं बनेगा। ऑप्शन पढ़िए। वन, देखिए वन जंगल तो चलते रहता है, पेड़ पौधा काटिए फिर बढ़ जाएगा वन जंगल में कितना पेड़ पौधा कटते रहता है, बढ़ते रहता है, तो ये नवीकरणीय स्रोत है। जल का भी पुनर्भरण संभव है, जल का वाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनता है, फिर वर्षा होता है, फिर होता है वाष्पीकरण, फिर चलते रहता है। सूर्य की किरणें तो रोज आता है, ठीक है, तो ये सभी नवीकरणीय स्रोत है। लेकिन कोयला लाखों करोड़ों साल पहले खूब भूकंप आता था, ज्वालामुखी फटता था, तो पेड़ पौधा जीव जंतु लाखों साल पहले मिट्टी के नीचे दब गया और ऊपर से उच्च दाब और उच्च ताप पड़ने लगा, जो धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब कहाँ कोयला बन रहा है? ये कोयला पहले का बना हुआ है, लाखों साल पहले बना हुआ है। ठीक है, तो कोयला जो है ना, ये गैर पुनर्नवीकरणीय स्रोत है, गैर पुनर्नवीकरणीय संसाधन है। ये रोज रोज नया नहीं बनेगा, ये सीमित भंडार है, ये कभी खत्म हो सकता है। ठीक है, कोयला या खनिज का सीमित भंडार होता है, ये कभी खत्म हो सकता है। ठीक है, आंसर होगा डी, गैर पुनर्नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन डी कोयला होगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 16। भौतिक पर्यावरण में शामिल है, यानी हमारे चारों ओर जो भौतिक पर्यावरण है उसमें क्या शामिल है? भूमि यानी मिट्टी है, जल है, वायु है, इनमें सभी है। ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी। हमारे चारों ओर मिट्टी है, पानी है, वायु है, इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी। आगे पढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर देखिए 17 पढ़िए 17। जैविक पर्यावरण में शामिल है, क्या बोला? जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक माने क्या होता है? जिसमें जीवन है। ठीक है, जिसमें जीवन है, जिसमें जान है, उसको बोलेंगे जैविक पर्यावरण। जैसे सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, कीट पतंग, इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी होगा, डी, इनमें सभी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 18 पढ़िए 18। धारणीय यानी सतत आर्थिक विकास की शर्त है, बोलिए। धारणीय यानी सतत आर्थिक विकास कब होगा? बोलता है एक ऐसा विकास जो लगातार चलते रहे, उसमें कोई कमी नहीं हो, लगातार विकास होते रहे। धारण मतलब जिसका धारण क्षमता लंबे समय तक बने रहे, लगातार चलते रहे, उसको बोलेंगे धारणीय सतत आर्थिक विकास। इसका शर्त क्या है? पढ़िए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। हाँ, हम ऐसा विकास करें जिससे विकास भी हो जाए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हो जाए, सुरक्षित भी रह जाए। आगे पढ़िए। प्रदूषण रहित विकास, हम ऐसा विकास करें जिससे प्रदूषण नहीं हो, विकास हो लेकिन प्रदूषण रहित। जीवन गुणवत्ता, जीवन में सुधार हो, जीवन गुणवत्ता हो, इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 19 CFC का पूर्ण रूप क्या है? CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे पढ़िए सवाल नंबर 20 यानी 20। वायु प्रदूषण का प्रमुख गैसें हैं, क्या बोला? वायु प्रदूषण का प्रमुख गैसें कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, आदि ये सभी वायु प्रदूषण के प्रमुख गैसें हैं। आगे पढ़िए सवाल नंबर 21 पढ़िए 21। वनोन्मूलन का परिणाम है, यानी हम वन का विनाश करेंगे। देखिए, वन विनाश करना ही वनोन्मूलन कहलाता है। वन को क्षति पहुंचाना, वन का विनाश करना, पेड़ पौधा कटना, ठीक है, ये वनोन्मूलन वन विनाश कहलाता है। तो इसका क्या परिणाम होगा? वायु प्रदूषण होगा, जैव विविधता का क्षरण होगा, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधा नष्ट होगा, खत्म हो जाएगा। भूमि अवनति यानी खेती करने के लिए पेड़ पौधा के लिए जमीन नहीं बचेगा, जीव जंतु के लिए भूमि खत्म होगा, भूमि क्षरण होगा। वायु प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण, भूमि अवनति मतलब भूमि क्षरण, भूमि खत्म होगा, इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी, इनमें सभी। आगे पढ़िए 22 धारणीय विकास की रणनीतियों में शामिल है, बोलिए। धारणीय विकास कब होगा? ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले, लगातार चले, धारण क्षमता लंबे समय तक बने रहे, किसी को बिना हानि पहुंचाए, बिना किसी का नुकसान किए। ठीक है, तो बोल रहा है रणनीति में क्या शामिल है? तो वायु शक्ति। हाँ, यदि हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, पवन चक्की का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये धारणीय विकास कहलाएगा। सौर शक्ति होगा। जैविक खाद, रासायनिक खाद नहीं, जैविक खाद जो जीव जंतुओं के अपशिष्ट से बनाया जाता है, घरों के
आसपास खेतों में, गड्ढों में, ठीक है। तो वायु शक्ति, पवन चक्की यूज करेंगे, सौर शक्ति, सौर ऊर्जा यूज करेंगे, जैविक खाद प्रयोग करेंगे, तो इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा, किसी को हानि नहीं होगा। इसको बोलेंगे धारणीय विकास, ठीक है, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी होगा, डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 23। तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? क्या बोला? तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? इसका मतलब जहाँ पर तेल रिफाइन होता है, यानी खनिज तेल को साफ किया जाता है। देखिए, खादान से जो तेल खनन होता है उसको डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, उसका पहले रिफाइन किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसको बोलेंगे तेल शोधन कारखाना। कहाँ स्थित है? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, पानीपत हरियाणा में है, इनमें सभी होगा, उपरोक्त सभी, इनमें सभी, ऑप्शन डी होगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 24 पढ़िए। पर्यावरण में शामिल है, क्या बोला? पर्यावरण में क्या शामिल है? तो सभी जैविक घटक है, सभी अजैविक घटक है, उपरोक्त सभी होगा। इनमें सभी यानी उपरोक्त सभी, उपरोक्त दोनों होगा, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी होगा, सी, उपरोक्त दोनों होगा, ठीक है। देखिए, सभी जैविक घटक में कौन कौन आएगा? सभी पेड़ पौधा, सभी जीव जंतु, सभी कीट पतंग, सूक्ष्म जीव आएगा। सभी अजैविक घटक में कौन आएगा? मिट्टी, ठीक है, मिट्टी आएगा, पहाड़ पर्वत आएगा, जल आएगा, खनिज आएगा। तो पर्यावरण में जैविक घटक और अजैविक घटक सभी शामिल है, उपरोक्त दोनों होगा, ऑप्शन सी। आगे पढ़िए 25 निम्नलिखित में से कौन अजैविक घटक है? क्या बोला? कौन अजैविक घटक है? मतलब जिसमें जान नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, जो सजीव नहीं है। पढ़िए, वन, वन में पेड़ पौधा होता है, जीव जंतु होता है जो सजीव है, जो जैविक घटक है। पशु, पशु तो जैविक है। मत्स्य मछली जैविक है। सूर्य की किरणें ये अजैविक है, ठीक है, ये भौतिक पर्यावरण है, जैविक नहीं है, ठीक है। सूर्य की किरणें क्या है? ये अजैविक है, ऑप्शन डी होगा, डी। आगे पढ़िए 26 पढ़िए। जानवरों की अपशिष्ट से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस, जिसको बायोगैस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जानवरों की अपशिष्ट से बायोगैस यानी बायोगैस के रूप में ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रमुख गैस क्या होता है? मीथेन। जानवरों की अपशिष्ट से मीथेन गैस निकलती है, ऑप्शन सी होगा, सी, मीथेन। आगे पढ़िए सवाल नंबर 27 ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ऑप्शन सी होगा, सी। आगे पढ़िए 28 ओजोन अपक्षय का कारण क्या है? ओजोन परत जो क्षय हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसका सबसे मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम लोग घरों में एसी और रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज, एसी और फ्रिज जो यूज करते हैं उससे हानिकारक गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो हमारे समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत क्षय हो रहा है, इसी के चलते ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी होगा, डी, CFC। आगे पढ़िए 29 रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज और एयर कंडीशनर मतलब एसी को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक है। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन हानिकारक गैस निकलता है, जो हमारे ओजोन परत के लिए हानिकारक है, छिद्र हो रहा है CFC के चलते, जो फ्रिज और एसी को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़िए 30 पढ़िए। ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी होना है, याद रखिएगा। ओजोन अपक्षय मतलब होता है ओजोन परत में क्षय होना, ओजोन परत में छिद्र होना, जिससे क्या होता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंचती है, जो जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को हानिकारक पहुंचाती है, ठीक है, हानि पहुंचाती है। जैसे जंतुओं में, मनुष्यों में त्वचा कैंसर होता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणें हमारे लिए लाभदायक नहीं, हानिकारक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ओजोन परत का क्षय होना ओजोन अपक्षय कहलाता है। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी होना ओजोन अपक्षय, ओजोन परत क्षय कहलाता है, ठीक है, ओजोन की मात्रा में कमी होना। आगे पढ़िए 31 पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से कौन रोकता है? यानी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? ओजोन परत। कौन बचाता है? ओजोन परत। और हम लोग उसी को छिद्र कर रहे हैं फ्रिज और एसी का प्रयोग करके, जिससे CFC हानिकारक गैस निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हम बचाती है, जिससे हमको त्वचा कैंसर नहीं होता है, नहीं तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। आगे पढ़िए 32 त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है पराबैंगनी किरणें। देखिए आया ना, जंतुओं में, मनुष्यों में त्वचा कैंसर होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, हानिकारक होती है, ऑप्शन डी होगा, डी, पराबैंगनी किरणें से त्वचा कैंसर होता है। इसी किरणों को आने से बचाती है ओजोन परत। आगे पढ़िए 33 पढ़िए। डैश की पूर्ति निरंतर बनी रहती है? नवीकरणीय संसाधन का, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का, याद रखिएगा। जो नवीकरणीय संसाधन होता है उसकी पूर्ति निरंतर बनी रहती है, जैसे वन हो गया, वन पेड़ पौधा हो गया, आपका जा करके
जल हो गया, इस सब का निरंतर पूर्ति होते रहता है। ये सब खत्म होता है फिर आता है, फिर खत्म होता है फिर आता है। लगातार पुनर्भरण संभव है, लगातार निरंतर चलते रहता है। नवीकरण मतलब लगातार नया बनते रहता है। ठीक है, जल वर्षा हुआ, फिर बाष्पीकरण होगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगा, फिर बाष्पीकरण होगा, फिर चलते रहेगा। पेड़ पौधा को, जंगल में पेड़ पौधा काटिए, फिर बढ़ जाएगा, फिर काटिए, फिर बढ़ेगा, लगातार चलते रहेगा। ये नवीकरणीय संसाधन है जिसका पूर्ति निरंतर बना रहता है। आगे पढ़िए 34। डैश निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, इसका सीमित भंडार है, इसको बोलेंगे गैर नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जितना भी हम लोग देख रहे हैं खनिज, जो खनिज पदार्थ है, अभ्रक, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, लोहा, जो भी है, कोयला, क्या क्या कहता है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, सब एक दिन खत्म हो जाएगा, इसका सीमित भंडार है। ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, ये रोज रोज नया नया नहीं बनता है, ये अभी चल रहा है लेकिन लगातार ये घट रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, ये नया नहीं बनता है, इसको बोलेंगे गैर नवीकरणीय संसाधन। आगे पढ़िए 35। पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं वैश्विक उष्णता, यानी ग्लोबल वार्मिंग। याद रखिएगा, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिससे लगातार गर्मी बढ़ रहा है, सालों साल गर्मी अधिक लगता है, क्यों? इन्हीं के चलते। ठीक है, इसको बोलेंगे वैश्विक उष्णता। आगे पढ़िए 36। भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारक है। क्या बोला? भूमि का जो क्षय होता है, लगातार जमीन घट रहा है, भूमि अपक्षय हो रहा है, इसके लिए क्या उत्तरदायी कारक है? वन विनाश। हम लोग वन का विनाश कर रहे हैं, वहाँ पर रेल लाइन पास कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोल रहे हैं, रेल लाइन पास हो रहा है, हवाई अड्डा लग रहा है, इससे वन का विनाश हो रहा है, तो जमीन घट रहा है, भूमि अपक्षय हो रहा है। लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, लगातार हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं चारा के लिए, लकड़ी के लिए। भूमिगत जल का अत्यधिक निष्कासन, भूमिगत जल का बर्बादी कर रहे हैं, अधिक निष्कासन कर रहे हैं, इस तरह से भूमि अपक्षय हो रहा है, भूमि क्षरण हो रहा है। इनमें सभी होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे पढ़िए 37। आजकल विश्व के सामने दो प्रमुख पर्यावरण समस्या क्या है? आज के तारीख में विश्व के सामने दो प्रमुख पर्यावरण समस्या है, एक है वैश्विक उष्णता और दूसरा है ओजोन अपक्षय। देखिए, सालों साल गर्मी बढ़ रहा है, इसी को बोलेंगे वैश्विक उष्णता, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। ठीक है, और ओजोन अपक्षय हो रहा है, लगातार एसी और फ्रिज का प्रयोग बढ़ रहा है घरों में, जिससे हानिकारक CFC गैस निकलता है, जो हमारे समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत को छिद्र कर रहा है, क्षय कर रहा है। यही दो पर्यावरण प्रमुख समस्या है। आगे पढ़िए 38 पढ़िए। सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? इको मार्क योजना, यानी पेड़ पौधा लगाओ, जल जंगल जमीन बचाओ, ठीक है, जैव विविधता को बचाओ, जीव जंतुओं को बचाओ, इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। इसको इको मार्क योजना कहते हैं, जो 1991 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे पढ़िए 39 पढ़िए 39। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? क्या बोला? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आंसर, उत्तर, चिपको आंदोलन की शुरुआत साल 1973 में हुई थी। यह आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गांव में शुरू हुआ था। यह आंदोलन वन संरक्षण के लिए था और यह आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी वनों का विनाश कर रहे थे, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे थे उत्तराखंड में, तो पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए गांव के महिलाओं के द्वारा सभी महिलाएं पेड़ों को चिपक कर खड़ी हो गई थी और पेड़ों को बाहों में भर लिया गया था, पेड़ों से चिपक लिया गया था और पेड़ों को काटने से बचाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। ठीक है, जो वन संरक्षण के लिए आंदोलन था। ये 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिलों के रेनी गांव में शुरू हुआ था ये। ठीक है, आगे पढ़िए 40 नंबर सवाल। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, जिसको महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा इसका मालिक था, हेड, जिसका नेतृत्व किया था। आगे पढ़िए 41 कंपोस्ट खाद बनाने में कौन सा जीव का प्रयोग होता है? केंचुआ। जब हम लोग जीव जंतुओं के अपशिष्ट से घरों के आसपास खेतों में गड्ढों में खाद बनाते हैं, तो उसमें कंपोस्ट खाद के लिए केंचुआ सबसे इंपॉर्टेंट जीव होता है, जिसको किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, किसान का फसल मित्र कहा जाता है केंचुआ। आगे पढ़िए 42 पढ़िए 42 अपिको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन की तरह एक आंदोलन है अपिको आंदोलन। ठीक है, पढ़िए अपिको आंदोलन क्या है? अपिको आंदोलन यानी अपिको मूवमेंट एक पर्यावरणीय आंदोलन है जो 1983 में, यानी चिपको आंदोलन हुआ 1973 में, उसके 10 साल बाद, ठीक है, 1983 में
कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में शुरू हुआ था। यह आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रेरित था, जो उत्तर भारत यानी उत्तराखंड में वृक्षों की कटाई के विरोध में चलाया गया था महिलाओं के द्वारा। उसी तरह एक आंदोलन चलाया गया था कर्नाटक में, जिसको कहा जाता है अपिको आंदोलन 1983 में। आगे पढ़िए 43 अपिको शब्द का क्या अर्थ है? अपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चिपकना यानी बाहों में भरना, ठीक है, पेड़ों से चिपक जाना, पेड़ों को कटने से बचाना। आगे पढ़िए, इसमें लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें काटा ना जा सके, ठीक वैसे ही जैसे चिपको आंदोलन में हुआ था। आगे पढ़िए 44 हरमन डेली कौन थे? हरमन डेली एक पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा। हरमन डेली एक पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री थे जो पर्यावरण से संबंधित थे। आगे पढ़िए 45 वैश्विक उष्णता का कारण है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, याद रखिएगा। आज जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, सालों साल अधिक गर्मी लगता है, क्यों? गर्मी के दिनों में अप्रैल मई जून महीनों में गर्मी प्रत्येक साल अधिक लगता है, क्यों? लगातार ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रहा है, वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण, जिसको वैश्विक उष्णता यानी हाई टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CFC, ये सभी ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, ओजोन, ये सब हो गया, ठीक है। मीथेन, CFC। आगे पढ़िए 46 वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आजकल वाहनों में किसका प्रयोग किया जा रहा है? CNG का, ठीक है। CNG माने क्या होता है? CNG माने होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का प्रयोग किया जा रहा है आजकल गाड़ियों में, वाहनों में, ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। देखिए पेट्रोल डीजल से धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण होता है, गाड़ी आवाज़ भी करता है, लेकिन जब हम गाड़ियों में CNG का प्रयोग करेंगे तो गाड़ी का इंजन उतना आवाज़ भी नहीं करेगा और वायु प्रदूषण भी कम होगा, नहीं के बराबर होगा, ठीक है। तो आजकल गाड़ियों में CNG गैस का प्रयोग किया जा रहा है। आगे पढ़िए 47 धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ब्रेटलैंड कमीशन ने किया था, याद रखिएगा। धारणीय यानी सतत आर्थिक विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था ब्रेटलैंड कमीशन ने। आगे पढ़िए 48 भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में, याद रखिएगा। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था 1974 में। आगे पढ़िए 49 काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए, ठीक है, जो पाई जाती है गुजरात में अधिक, गुजरात में यानी सूरत में अधिक पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी हो गया गुजरात, राजस्थान, उस सब में पाया जाता है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, जहाँ पर कपास खेती अधिक होता है। आगे पढ़िए 50 अंतिम क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 पर्यावरण के कार्य हैं। पर्यावरण हमको क्या देता है? पर्यावरण के क्या कार्य हैं, ठीक है। तो पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति करता है, पर्यावरण अवशेष को समाहित कर लेता है, जितना भी गंदगी सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है, खत्म कर देता है, जीवन को पोषण देता है। हम लोग जीवन जीते हैं पर्यावरण से, खाते पीते हैं उसी से, अनाज उपजाते हैं, पशु पक्षी जिंदा रहता है पर्यावरण से ही। तो पर्यावरण के कार्य हैं संसाधनों का पूर्ति करना, अवशेष को यानी जितना बचा कुचा सबको समाहित कर लेना, खत्म कर देना, जीवन को पोषण देना, यानी सब जीव जंतु पर्यावरण से ही जीवित है। इनमें सभी होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।